स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज मैं आपको पूरी क्लास 10th का सारा सिलेबस रिवाइज करवाऊंगी मैथ्स का, तो ध्यान से देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आते ही हैं एग्जाम में, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कहाँ आप लोग मिस्टेक करते हो वो समझाएंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए पहले फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। Look here. First chapter is real number. Yes. सबसे पहले प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए। 1 is not a prime number. 2, 3, 5, 7. The numbers which have exactly 2 factors and the factors are 1 and number itself. Composite number having more than 2 factors. Right? 1 is neither prime nor composite. गलती मत करना, प्रोबेबिलिटी में भी मिस्टेक करते हो और यहाँ पर भी 1 प्राइम नंबर नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 101% क्वेश्चन आएगा ही एलसीएम एचसीएफ से। ओके, सो एचसीएफ और एलसीएम निकालने में आपको पता है क्या करना है। मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, ध्यान से देखो। उनको x और y की वैल्यू गिवन है और आपको एलसीएम और एचसीएफ पूछा है। नंबर्स में आप लोग इजीली निकाल लेते हो, बट यहाँ दिक्कत होती है। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इक्वल टू, यस इट इज, क्या बता रखा है मैंने, देखो ध्यान से, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम नंबर, एवरी प्राइम नंबर, राइट। और एचसीएफ निकालेंगे तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम नंबर। अब यहाँ देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है। ए की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, राइट। और बी की हाईएस्ट पावर 4, सो दिस इज द एलसीएम। और अगर एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो लोएस्ट पावर ले लो। लोएस्ट पावर ऑफ ए इज 1 एंड लोएस्ट पावर ऑफ बी इज 2, राइट। मिस्टेक मत करना, ध्यान से करना इसको। और अब अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आती है तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आप क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि अगर आपकी वैल्यू लेस आनी है तो आप क्या निकालोगे? एचसीएफ। और आपकी वैल्यू जो आपके नंबर्स गिवन है वर्ड प्रॉब्लम में उनसे ज्यादा आनी है तो क्या कैलकुलेट करेंगे? एलसीएम। और दूसरा मेथड होता है, अगर क्वेश्चन में डिवाइड्स गिवन है तो आप निकाले एचसीएफ, और अगर डिविजिबल बाय गिवन है तो निकालोगे एलसीएम, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कैन बी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, राइट। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एचसीएफ इज ऑलवेज ग्रेट लेस देन एंड इक्वल टू द नंबर्स एंड द नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू एलसीएम एंड एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन चारों में देखो, पहला नंबर एचसीएफ होगा, दूसरा एलसीएम। पहला नंबर अगर दूसरे को डिवाइड कर रहा है, मींस अगर एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर रहा है तो वो ही एलसीएम एचसीएफ हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो देखो कौन सा हो रहा है, यस ये सेकंड पार्ट हो रहा है, सो दिस इज द आंसर। देखो अब बाकी किसी में फर्स्ट नंबर सेकंड को डिवाइड नहीं कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट लुक हियर, जो आप कॉमन एरर करते हो उसको समझना। दिस वन क्वेश्चन, प्रूव दैट दीज टू आर इर्रेशनल नंबर। आप लोग शिफ्टिंग में बहुत प्रॉब्लम करते हो। देखो ध्यान से, मैंने आपको बोल रखा है कि बेटा इसको आर ले लिया करो, ठीक। जो बच्चे ए अपॉन बी लेते हैं वो भी सही है, ठीक है। मैं आपको एक को ए अपॉन बी से बता रही हूँ, दूसरे को आर से बताऊंगी, राइट। यहाँ शिफ्टिंग में आप लोग क्या प्रॉब्लम करते हो, देखो ये 2 क्वेश्चन है, इसमें 3 खाली 5 के अपॉन में है और यहाँ पर पूरे के अपॉन में है। समझ रहे मेरी बात को? अब यहाँ शिफ्टिंग समझना ध्यान से, -5/3√7 इक्वल टू 2 उधर शिफ्ट होगा a अपॉन बी -2, राइट। आगे समझो, √7 की वैल्यू निकालनी है, इसको एलसीएम लेने में ना तो टाइम वेस्ट करो, ठीक, और ना ही कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। बस आप इसको इधर मल्टीप्लाई करके लिख लो -3/5, बस ऐसे ही छोड़ दो, मत करो आगे, मिस्टेक करते हो आप लोग, ठीक है। आगे आपको कॉन्सेप्ट पता है। अब यहाँ समझो इसमें कैसे शिफ्टिंग करेंगे, ये पूरे के अपॉन में है 3,
2 माइनस 5 रूट 7 इक्वल टू, मैंने आपको r से बता रखा है तो ये क्वेश्चन मैं आपको r से ले रही हूं, राइट। रेशनल नंबर r भी ले सकते हैं। पहले 3 शिफ्ट करेंगे, पूरे के अपॉन में है, तो 2 माइनस 5 रूट 7 इक्वल टू 3r। अब a अपॉन b भी ले सकते हैं, ध्यान रखना। अब माइनस 5 रूट 7 इट इज इक्वल टू 3r माइनस 2। पहले 2 को शिफ्ट करो, यहाँ 2 माइनस 5 मत कर देना, माइनस 3, राइट। नाउ रूट 7 इट इज 3r माइनस 2 एंड अपॉन यस क्या आएगा माइनस 5। ऐसी छोड़ दो, मत करो कोई कैलकुलेशन, ठीक है। एज दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल, आगे का आपको स्टेप पता ही है, राइट। मैं आपको वो बता रही हूँ आप कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स करते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट चैप्टर। अब यहाँ से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि इसमें एक एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन और एक इरेशनल नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, आना ही है। चलो आगे नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स, राइट। देखो ध्यान से, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें मैक्सिमम 1 जीरोस और इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं, जितनी डिग्री होती है, राइट। सो 2 जीरोस और इसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। रट लो ये वर्ड, इससे एमसीक्यू आ जाता है। नेक्स्ट ग्राफ गिवन होता है और आपसे कहा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जितने टाइम्स ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोस होते हैं ग्राफ में, ठीक है। एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स टच करे या कट करे, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। लुक हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक है, ठीक। अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा बीटा, जीरोस। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ध्यान रखना। अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक। आप गड़बड़ कर जाते हो। अच्छा दूसरी बात, बी ए सी सबके साइन, सबको विद साइन लेना है। आप लोग छोड़ देते हैं, यहाँ माइनस है तो आप बी का साइन अगर नेगेटिव भी आप नहीं कंसिडर करते हो। ए बी सी तीनों के साइन जैसे हैं वही लेने हैं। दूसरी बात, जब भी वेरिफिकेशन आता है तो कुछ बच्चे इसको साथ साथ लेकर चलते हैं, साथ साथ नहीं लेना है, आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी तब वेरीफाई होगा। बात समझ में आई? तो इसलिए दोनों को वेरीफाई करेंगे और सेपरेट करेंगे, याद रखना। आगे आपको जीरोस गिवन होते हैं, फिर आपसे पॉलिनोमियल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला px इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। व्हाट इज एस? एस इज द सम ऑफ जीरोस, p इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ मैंने एस और p क्यों लिखा है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैम इधर अल्फा प्लस बीटा, उधर अल्फा इंटू बीटा लिख देते हैं, लेकिन आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें कि आपको पॉलिनोमियल गिवन होता है और कहा जाता है कि अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। Find a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। तब भी क्या आप यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिखोगे? नहीं, ठीक है। तब हम क्या लिखेंगे, उनका सम, मतलब 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसलिए मैंने यहाँ पर एस और पी लिखा है, राइट। आगे समझो, हाँ जी आगे समझेंगे। यहां पर साइन माइनस है, गड़बड़ मत करना। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी नॉन जीरो रियल नंबर, एनी नॉन जीरो, ठीक है। कई बार एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, तो बच्चों का जो पॉलिनोमियल आता है वो टैली नहीं करता। एक बार आप चेक कर लो, इसमें k की कुछ भी वैल्यू ली जा सकती है, राइट। आगे समझो। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो आपको यूज करनी होती हैं, तो ध्यान से समझो उसको। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर जरूर आता है। पॉलिनोमियल गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा।
अब क्या आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, राइट। लेकिन अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अच्छे से ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, राइट। तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? दो आइडेंटिटी होती है हमारे पास, लेकिन सिंपल वाली जिसमें कि अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा है, और इन दोनों की वैल्यू आप कहां से निकालेंगे? इन दोनों से, ठीक है। आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा तो ABC आपको सब पता है। आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला, वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये दोनों आइडेंटिटीज भी याद रखना। और एक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आता है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जीरोस और एक क्वेश्चन में है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। तो यहां बच्चे गड़बड़ करते हैं। मैं एक बार आपको बता दूं, हमेशा पीछे से चलना चाहिए, पीछे की तरफ से। आपके थर्ड चैप्टर आ रहा है, उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, क्वाड्रेटिक में वर्ड प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। तो हमेशा मैं बच्चों को बोलती हूँ पीछे से चलो। कैसे? जीरोस का सम करो और फिर स्क्वायर करो। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का सम किया फिर स्क्वायर किया, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जीरोस, ठीक है। यहां क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस। तो पीछे से चलते हैं, पहले जीरोस अल्फा बीटा इनका स्क्वायर करना है और फिर सम करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। छोटी छोटी मिस्टेक करते हो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कंडीशन याद रखना बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, राइट। इन दैट केस वी गेट यूनिक सॉल्यूशन। अगर तीनों के रेशियो सेम है देन लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, दोनों एक के ऊपर एक होंगी, और इस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन यूनिक आए या इनफाइनाइट आए, दोनों केसेस में हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो आ रहा है ना। आगे पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी, कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा, राइट। तो इट हैज नो सॉल्यूशन, इट इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। समझ में आई बात? ये कंडीशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। बेस्ट तो एलिमिनेशन ही रहता है, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से भी इजी हो जाते हैं। आपको जिस मेथड पे कमांड है आप उसी से सॉल्व करना, राइट। आगे समझो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स में आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? अगर एक एंगल x है तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस x। समझ में आई बात? सप्लीमेंट्री एंगल्स, सम 180, एक x है तो दूसरा होगा 180 माइनस x। ध्यान रखना। नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ध्यान क्या रखना है? अगर आपसे कहा जाता है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, तो आप x प्लस वाई करेंगे। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ध्यान से समझो। अगर कहा जाता है सम ऑफ नंबर्स, रिवर्स नंबर और ओरिजिनल नंबर, ठीक है। आपका नंबर क्या बनता है? 10x प्लस वाई ओरिजिनल नंबर, रिवर्स नंबर 10y प्लस x, इन दोनों का सम कहा जा रहा है। ये दोनों नंबर है, तो डिजिट और नंबर दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एज बेस्ड क्वेश्चंस। क्या करना है? हमेशा प्रेजेंट एज लेट करनी है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब आपसे कहा है 5 years ago, 5 years hence, नहीं समझ में आ रहा है, सेंटेंस पूरा पढ़ो। वॉज आ रहा है, पास्ट की बात हो रही है। विल आ रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है। पास्ट हुआ है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले दोनों की 5 years ago, पहले दोनों की एज में से 5 माइनस करो फिर रिलेट करो। 5 years hence, पहले 5 प्लस करो दोनों की एज में, फिर जो रिलेशन दिया गया है उसको करो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, आगे समझो,
MCQ में क्वेश्चन आ जाता है, 2 डिजिट नंबर, एज बेस्ड क्वेश्चंस। क्या इसी तरह से लॉन्ग मेथड करोगे? बिल्कुल नहीं। क्या करोगे? जो आपके ऑप्शंस हैं उससे आंसर निकालोगे। कौन सा ऑप्शन इन कंडीशंस को वेरीफाई कर रहा है उसको टिक करो। कोई इक्वेशन नहीं बनानी, कुछ नहीं करना। MCQ को करने का माइंडसेट अलग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है उसमें एलिमिनेशन। जो आंसर, जो ऑप्शंस हमारे कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं उसको कट करते चले जाओ और जो बचा वो आंसर। आई बात समझ में? और समझना और समझो इसको। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या लेट करोगे? अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेट करने हैं तो x प्लस 1, x प्लस 2 नेक्स्ट नंबर। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन नंबर्स, चाहे ऑड आ जाए चाहे इवन आ जाए, दोनों केसेस में आप कैसे लेट करेंगे? x प्लस 2, x प्लस 4। जरा सोच के देखो, कोई भी ऑड नंबर सोचो, नेक्स्ट कैसे आ रहा है 2 ऐड करके। कोई इवन नंबर सोचो, नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा? अगेन 2 ऐड करोगे, राइट? तो ऑड हो चाहे इवन हो, दोनों केसेस में आपको 2 ऐड करना है। ध्यान रहेगी ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, देखते जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम। इसमें 2 मेथड है, वैसे पहले 3 थे, एक कट गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। 2 मेथड है, फैक्टराइजेशन, ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और दूसरा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन आपने 9th में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, ठीक है, उसको आप कर सकते हो। मेन यहाँ पर नया आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके लिए निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac। फिर कह रही हूँ ABC की वैल्यूज विद साइन लेना, गड़बड़ मत करना, राइट? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द नेचर ऑफ रूट्स। बच्चे क्या करते हैं? x की वैल्यू निकालते हैं फिर आंसर करते हैं। जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो और उससे आप आंसर कर दो। क्या चीज पूछी जा रही है और उसके लिए मुझे कितना सॉल्यूशन करना है, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी जा रही है, आपसे सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स पूछा जा रहा है। ठीक, तो x नहीं चाहिए। नाउ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए कंडीशन है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो कंडीशन क्या है? रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें क्या बच्चे गलती करते हैं? बच्चे लिख के आते हैं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। गलत आंसर। क्या? रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप आगे 11th में जाओगे, वहां पे इमेजनरी नंबर्स पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वहां पर हम इमेजनरी रूट्स निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो वहाँ ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक, अभी आपको नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में जाओगे तो आप आगे और बहुत सारी चीजें सीखोगे। तो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे, ऐसा नहीं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसमें एक चीज आती है कि रियल रूट्स की कंडीशन क्या होगी। अब देखो, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए ग्रेटर देन 0 था, रियल और इक्वल रूट्स की कंडीशन थी इक्वल टू 0। तो सिर्फ अगर रियल पूछा जाए तो क्या कंडीशन होगी? दोनों को कंबाइन कर दो, राइट? सो वी गेट b² माइनस 4ac ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन। ठीक, दूसरी मिस्टेक, कभी भी अगर जैसे आता है कि स्क्वायर की वैल्यू आ गई x² इक्वल टू 4, तो बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं? x इक्वल टू 2। नो, अब आप 10th में आ गए हो, क्या करोगे? x इक्वल टू प्लस माइनस 2। माइनस 2 का स्क्वायर करोगे वो भी 4 है, और प्लस 2 का स्क्वायर कर रहे हैं वो भी 4 है। इसका मतलब दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² इक्वल टू 4, तो कितनी वैल्यूज आनी चाहिए? 2। बात समझ में आई? तो ध्यान रखो, जब भी आप स्क्वायर को सॉल्व करो तो प्लस माइनस साइन
दोनों लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने नेचर ऑफ रूट्स देखा, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब x की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो x की वैल्यू के लिए x फॉर्मूला है माइनस b, ध्यान रखना आगे माइनस साइन है। अगर b नेगेटिव है तो उसको माइनस ऑफ माइनस साइन के साथ पुट करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? a b c की वैल्यू विद साइन पुट करेंगे, जो फॉर्मूले में साइन है वो अलग है। ठीक है, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू आप पहले निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, और सॉल्व कर दो। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं हो रहा है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, और जो उसमें डी की वैल्यू आएगी वो 101% आपके वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ, उसमें आपकी ये कैसी वैल्यू आएगी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नहीं आ रही है तो थोड़ा सा चेक कर लेना, कहीं आप कैलकुलेशन एरर कर रहे हो। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं जहां पर आप लोग गड़बड़ करते हो। नेक्स्ट इज, जैसे आपको k स्क्वायर इक्वल टू 4k गिव आया किसी भी क्वेश्चन में। ठीक, आपसे k की वैल्यू पूछी है, क्या करोगे? k से k कट, कुछ बच्चे जो करते हैं क्या करते हैं, k से k कट किया एक, ठीक है, वैल्यू आ गई k इक्वल टू 4। रॉन्ग मेथड, नहीं। इसके लिए मैं बार बार समझाती हूँ। 0 इंटू 4 क्या होता है? 0। 0 इंटू 5 0, तो इसका मतलब 0 इंटू 4 इक्वल टू 0 इंटू 5। 0 से 0 कट किया, 4 इक्वल टू 5। इज इट पॉसिबल? नहीं। कहाँ मिस्टेक करी हमने? ये 0 से 0 कट कर दिया। समझ में आई बात? तो क्या समझे आप? अगर आपकी वैल्यू 0 हो सकती है तो आप ऐसे कट नहीं करेंगे। या तो आपको कंफर्म हो कि भाई k 0 नहीं हो सकता तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0, फैक्टर करेंगे, कॉमन लेंगे, k माइनस 4 इक्वल टू 0, फ्रॉम हेयर वी गेट k इक्वल टू 0 एंड 4। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना इन सब चीजों का। नेक्स्ट चैप्टर यस, एपी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। केस स्टडी आने के चांसेस काफी हैं इस चैप्टर से, तो अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले तो nth टर्म, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, d क्या होता है? d is a2 minus a1, a2 minus a1, a3 minus a2, a4 minus a3। जो नंबर आपको इजी लग रहे हो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करो, उल्टा मत करना। a1 minus a2 नो, रॉन्ग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो और जैसे आपके पास नंबर गिवन होते हैं ना, -3, -1, then 1, then 3, इस तरह से नंबर है, तो जरूरी नहीं है आप सेकंड में से फर्स्ट को ही करो। ये नेगेटिव आ रहे हैं, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। आप फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो, 3 - 1 कर दो, 2 हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी कैलकुलेशन एरर्स कम से कम हो। समझ आई बात? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द nth टर्म फ्रॉम लास्ट। दो मेथड है, एक तो ये फॉर्मूले में चेंजेस कर दिए, हेयर n इज द लास्ट टर्म एंड माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इससे भी सिंपल मेथड क्या है? जैसे आपसे कहा जाए भाई जरा पीछे से काउंटिंग करो, पीछे से 10th बॉय, तो आप क्या करोगे? काउंटिंग पीछे से करनी शुरू कर दो। तो वही काम एपी में करना है। अगर आपको लास्ट से टर्म निकालनी है, आप अपना सीक्वेंस रिवर्स करो। ठीक है, आप एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखो और आगे से निकाल लो, सेम फॉर्मूला लगा के। अब ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना, दोनों काम एक साथ मत करना। ठीक है, या तो सीरीज को रिवर्स करो और अपना मेन फॉर्मूला लगा दो। दूसरा मेथड क्या है कि आप ये सीरीज को एज इट इज रखो और ये वाला फॉर्मूला लगाओ। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है Sn, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स के दो फॉर्मूले हैं, n/2 a + an, और अगर आप
ए एन की वैल्यू पुट कर देते हो देन यू विल गेट n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यहां पर कहाँ ए एन वाला फॉर्मूला लगाएं, कहाँ दूसरा फॉर्मूला लगाएं? अरे भाई जहां ए एन गिवन है, nth टर्म गिवन है, 10th टर्म गिवन है और 10 टर्म्स का सम निकालना है, ये फॉर्मूला लगाओ। समझ में आ रही बात? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सम गिवन है, सम इज n के फॉर्म में सम गिवन है, फाइंड द nth टर्म। तो nth टर्म निकलती है Sn माइनस 1, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस देखो, समझो ध्यान से। यस, ऑड नंबर्स और इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एंड इवन नंबर ऑफ टर्म्स। कई बार क्वेश्चन आता है द सम ऑफ 4 टर्म्स या सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, और कंडीशन गिवन होती है। ठीक है, आपको टर्म्स नंबर्स निकालने होते हैं। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आप टर्म्स कैसे लेट करेंगे? जैसे 5 टर्म्स लेट करनी है तो ये लेट करेंगे, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। कितनी टर्म्स हो गई? ये सेंटर है। 3 टर्म्स लेट करनी है तो ये बीच की 3 लेट करेंगे। ठीक है, यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है? d, ध्यान रखो। ठीक है, आगे समझो। अगर आपको इवन टर्म्स लेट करनी है, 4 टर्म्स, ठीक है, तो कैसे लेट करेंगे? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। बता सकते हो मुझे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है? d नहीं है, कितना है? 2d। आप माइनस करके देखो 2d। ठीक, तो इससे इस टेक्निक को यूज करके हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, और ये टेक्निक हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें सम गिवन होता है। तो सम गिवन होने से क्या होता है, ये डी कैंसिल हो जाते हैं और एक ही स्टेप में हमारी एक ही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन को इजी करने की ट्रिक है, आगे समझेंगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन गिवन होता है फाइंड द मिडिल मोस्ट टर्म। ठीक, अब मिडिल टर्म के लिए सबसे पहले तो n निकालना पड़ेगा, राइट? n कैलकुलेट किया, अब मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? अगर n की वैल्यू ऑड आ रही है तो n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म मिडिल होगी। जैसे n की वैल्यू आ गई 9, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? 9 प्लस 1 10 अपॉन 2 5th टर्म। समझ? अगर n की वैल्यू आ गई इवन, सपोज n आ गया 10, तो मिडिल में 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है, अब यहां समझो, मिडिल टर्म कौन सी आई? मिडिल टर्म आपकी कौन सी आई? n अपॉन 2th टर्म, फर्स्ट मिडिल टर्म, और n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म आएगी सेकेंड मिडिल टर्म। ठीक है, हो सकता है आपसे उसमें उसका एवरेज पूछ लिया जाए, फाइंड द मीन ऑफ मिडिल टर्म्स। तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर सेपरेट टर्म्स पूछी है तो आप अलग अलग निकाल दो, n अपॉन 2th टर्म अलग निकालो, n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म नेक्स्ट टर्म होगी। ठीक है, जैसे n की वैल्यू 10 है तो आप कौन सी टर्म वैल्यू निकालेंगे? a5 और a6 अलग अलग निकाल दो। लेकिन अगर पूछा जाए कि उन दोनों का मीन, एवरेज, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे हाफ और दोनों को ऐड करो। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो 2 मिडिल टर्म है, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट, अब बच्चों को ये नहीं याद रहता, ये समझ में नहीं आता कि आपसे an पूछा है कि sn। ठीक है, तो ध्यान से समझो, अगर आता है जैसे अमाउंट पेड इन 30th इंस्टॉलमेंट और अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट, समझ रहे दोनों का डिफरेंस? समझ में आ रहा है? तो यहां पर 30th का है, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट a30, और अगर 30 इंस्टॉलमेंट्स में टोटल अमाउंट पेड पूछा है तो मीन्स आपसे पूछा जा रहा है s30। समझ गए बात को? दूसरी चीज और समझो, इसमें एक चीज रह गई, n की वैल्यू कभी भी ना तो फ्रैक्शन में आएगी ना ही डेसिमल में, हमेशा नेचुरल नंबर। n है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। जब हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 काउंट करते हैं ना, ऐसे तो नहीं 1.5 2.5 नहीं ना,
तो n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर आएगी। बाकी सारी वैल्यूज कुछ भी आ सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, राइट। दूसरी बात कहा जाता है विच टर्म, राइट। तो मीन्स आपको क्या निकालना है, n। विच टर्म ऑफ AP इज 100, मीन्स n कैलकुलेट करना है। फाइंड द 10th टर्म मीन्स आपको 10 निकालना है। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, तो मीन्स आपको S10 निकालना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के थोड़ा सा ये समझना भी जरूरी है हमें कैलकुलेट क्या करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट है ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी की कंडीशंस आपको पता ही है, SSS, SAS और AA। 5 कंडीशन होती है, ये 3 ही इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइट कर रखी हैं। ओके, आगे बढ़ो। BPT वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका प्रूफ समझ लो अच्छे से, राइट। अगर PQ और BC पैरेलल है तो उनके रेशियो सेम होंगे, AP/PV इक्वल टू AQ/QC, राइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है उसको समझना, और क्वेश्चन किस तरह से आता है और आप लोग क्या मिस्टेक करते हो वो चीज समझते हैं। होता क्या है, आपको ये वैल्यू गिवन है सपोज 2, यहाँ वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पर वैल्यू गिवन है ये 4 सेंटीमीटर, और आपसे BC पूछा है, ठीक है। BPD इधर साइड वाली दोनों साइड के पार्ट्स को रिलेट करती है, वो इन दोनों को नहीं रिलेट करती। तो उस केस में आप BPT नहीं लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे, सिमिलैरिटी कंडीशंस, ठीक है। These two lines are parallel, so this small triangle and bigger triangles are similar by AA, AAA, right? These two equal corresponding angle, okay. फिर smaller triangle side 2, larger triangle side 2 plus 3 5, smaller triangle side 4, larger triangle side, इसको अगर x लेते हैं तब सॉल्व करना। बच्चे क्या करते हैं, 2/3 इधर 4/x, हो गया गड़बड़, राइट। चलो ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां देखो, आपको MCQ में साइड्स का रेशियो गिवन होगा और आपसे को एक का पेरीमीटर गिवन होगा, दूसरे का पेरीमीटर पूछा जाएगा, ठीक है, या मीडियन एल्टीट्यूड का रेशियो पूछ लेंगे। तो ध्यान रखना है, अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वही होता है जो उनके पेरीमीटर का रेशियो होगा, जो एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, सबका रेशियो सेम होता है। तो आप साइड के रेशियो को पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर दो। समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना इसे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इससे भी आपके केस स्टडी आने के चांसेस काफ़ी हैं, सैम्पल पेपर में भी गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर a प्लस बी या माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर आ रहा है तो दोनों में सेम फॉर्मूला है। साइन डिफरेंट है तो 2ab माइनस का होगा, अगर साइन सेम है a और b के तो ये पॉजिटिव होगा। कौन सा? 2ab, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात जो आप मिस्टेक करते हो, √x² + y², स्क्वायर से रूट काट दिया x + y, नो। कब हटेगा ये रूट? अगर आपके पास होगा x + y होल स्क्वायर, तब आप कह सकते हैं यस इट इज x + y। लेकिन अगर सेपरेट स्क्वायर्स हैं तो ये इक्वल नहीं होते, ध्यान रहेगी ये बात। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, अगर एक पॉइंट आपका ऑरिजिन है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो x² + y² √ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखो, यस सेक्शन फॉर्मूला,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ध्यान क्या रखना है, समझो पहले इसको। ये A पॉइंट है, इट इज B पॉइंट, यहाँ पर P पॉइंट है, ये रेशियो गिवन है M1 M2। पहले तो ये चीज समझनी जरूरी है, ये M1 M2 होते क्या हैं। M1 M2 AP और PB की डिस्टेंसेस का रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर AP 2 सेंटीमीटर है और PB 4 सेंटीमीटर है तो 2/4 आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2। ये साइड्स का रेशियो होता है, ठीक है। अब आगे समझो, तो इसमें हम M1 M2 लेकर करते हैं, कुछ बुक्स में MN लेकर कर रखा है, बट मेरे को ये इसलिए इजी लगता है कि यहाँ के पॉइंट है x1 y1, हियर पॉइंट इज x2 y2। तो क्या करना है, 1 के साथ 2 लेना है, 2 के साथ 1 लेना है, तो कभी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 फॉर x कोऑर्डिनेट एंड फॉर y कोऑर्डिनेट, राइट। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड द रेशियो, क्या x1 y1 x2 y2 की वैल्यू गिवन है, p की वैल्यू गिवन है, ठीक। आपसे रेशियो पूछा है तो उस केस में हम फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। तो इससे हमारा व्हाट इज k हियर, k हियर इज m1 अपॉन m2। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो आप जो भी k की वैल्यू आएगी उससे आप रेशियो बना सकते हो। बस इससे फायदा ये होता है कि हमारे पास सिंगल वेरिएबल में ही कन्वर्ट हो जाता है, अदरवाइज हम सेम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं पर थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो जब भी रेशियो पूछा जाए तो x के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे और y के लिए ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ओके, आगे समझेंगे। अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 क्या होगा, उस केस में क्या होगा, m1 रेशियो m2 की वैल्यू कितनी होगी, 1:1। फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा, इसमें पुट कर दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट देखो, सेंट्रॉइड ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल में वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट पूछे हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ध्यान रखना, इससे एमसीक्यू आ जाता है। अगर दो कोऑर्डिनेट इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब एब्सिसा के इक्वल होगा, a इक्वल टू बी और ऑर्डिनेट c इक्वल टू डी, ठीक है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैरेललोग्राम 101% आएगा। 3 कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं या चारों गिवन होते हैं, उसमें 2 अननोन होते हैं x और y के टर्म्स में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है तो क्या करेंगे, यस, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मिड पॉइंट्स को दोनों को सेम करेंगे तो आपके पास 2 इक्वेशन बनेंगी और उससे आंसर आ जाएगा। ओके, आगे, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस पे y 0 होता है, ध्यान रखना, और y एक्सिस पे x 0 होता है। आपसे पॉइंट पूछा है, y की वैल्यू निकालो, फिर बाद में आंसर को पॉइंट फॉर्म में दो, खाली आप y निकाल के छोड़ देते हो, ध्यान रखना छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। इसके लिए एक तो आपको ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले अच्छे से पता होना चाहिए। सीक्वेंस साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सीक्वेंस से याद करो, ठीक है। फिर टेन साइन अपॉन कॉस, कॉट कॉस अपॉन साइन, और ये दोनों ये सब एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, साइन कॉसेक कॉस सेक एंड टेन कॉट, ठीक है। आइडेंटिटी बच्चों को नहीं याद होती है, इसके लिए एक ट्रिक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, एक हेक्सागन बनाओ और सीक्वेंस से लिखते चले जाओ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो अपोजिट आ रहे हैं वो एक दूसरे के रिवर्स है। आइडेंटिटी कैसे बन रही है, बीच में सेंटर पे 1 लिखा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, here 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नहीं याद हो रही है तो याद करने की ट्रिक है, आई बात समझ में। टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन की वैल्यू साइन और कॉस के टर्म्स में, टेन से साइन कॉस की तरफ जाओ तो साइन अपॉन कॉस। कॉट की वैल्यू साइन कॉस के टर्म्स में निकालनी है, इससे इस तरफ जाओ तो कॉस अपॉन साइन। समझ में आई मेरी बात। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से समझो, होता क्या है, आपको साइन कॉस या टेन कुछ भी गिवन है और दूसरा रेशियो निकालना है, ठीक है। एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाइथागोरन ट्रिपलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या होती है पाइथागोरन ट्रिपलेट, इस पर मैंने डिटेल एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप पूरा समझो। मैं बहुत डिटेल में यहाँ नहीं समझा पाऊंगी, फिर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट वो होती हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करती हैं, ठीक। तो इस यहाँ पर 3 3 4 5 यस 5 12 13 देन 7 24 25 देन 9 40 41 8 15 17, ये कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, ठीक। तो इसमें ध्यान बस ये रखना है, ध्यान क्या रखना है, ये जो बाद वाली जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है ये हाइपोटेनियस होना चाहिए, तभी आप इसको लगा सकते हो। 2 साइड पता है, तीसरी साइड फटाफट निकलती है। और कहाँ कहाँ यूज होगा, कई जगह आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली एमसीक्यू करने में भी और लॉन्ग क्वेश्चन करने में भी, क्योंकि आपको आंसर पता है। कैसे, जैसे आपका अभी सर्किल करेंगे हम, यहाँ आप टिग्नो कर रहे हो, आपने देखा आपको tan थीटा की वैल्यू 9/40 गिवन है और आपसे sin थीटा पूछा जा रहा है, फटाफट बता दो 9/41, हमें हाइपोटेनियस पता है 9 40 41, पाइथागोरन ट्रिपलेट पता है, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इससे कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, ठीक है। आगे अभी हम सरफेस एरिया वॉल्यूम करेंगे, वहां पर कोन में स्लैंट हाइट निकालनी होती है, ठीक, डायरेक्ट लगाओ अगर इनमें से कोई आता है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये वैल्यूज तो यस बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, और अगेन इसको टेबल से ना याद करके मैंने आपको एक टेक्निक समझा रखी है, लेफ्ट हैंड टेक्निक, ठीक। उसकी वीडियो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चैनल पे जाएंगे तो आपको सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं। यहाँ तो बस मैं उन चीज़ों को समराइज कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल है स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम के नाम से ही, सेम नाम से, ठीक, उसमें आप ज्वाइन कर लो, और उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, क्वेश्चन पूछना हो, कोई टॉपिक समझना हो, आप मुझे सेंड करो, मैं बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि वो आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो ये टेक्निक आप वहाँ से सीखना। नेक्स्ट आ जाओ, हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें ध्यान ये रखना है बेटा कि हमेशा जो एंगल बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, आप कहीं पर भी हैं। दूसरी बात, अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है तो समझ जाओ वो चीज आपसे ऊपर है, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है तो वो पॉइंट आपकी आईज से नीचे है, ऑब्जर्वर से नीचे है, ठीक है। लेकिन एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो फ्रॉम के बाद जो आपको दिया होता है ना, उस पॉइंट को डार्क कर लो, इसका मतलब एंगल आपका उसी पॉइंट पे बन रहा है। समझ में आई बात। बाकी जो साइड आपको कि मोस्टली 10 ही लगता है, बट डिपेंड करता है आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रेशियो लगा सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सर्किल। 2 थ्योरम है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। देखो बेटा, आपके पूरे सिलेबस में सिर्फ 3 थ्योरम है बीपीटी, और 2 थ्योरम ये वाली है। तीनों को अच्छे से कर लो, 101% एक थ्योरम तो आनी ही है। तो जहां पर फिक्स है कि भाई ये तो थोड़ा पढ़ के, और हमें गारंटी हो रही है कि भाई ये टॉपिक तो आना ही आना है और पढ़ना भी थोड़ा है, तो एटलीस्ट उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। आगे देखो, यहाँ पर कुछ जगह बच्चे गड़बड़ करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्किल। बच्चों को ये सर्कमस्क्राइबिंग वर्ड परेशान करता है, नहीं समझ में आता, तो मैं बच्चों को बोलती हूँ बेटा इस सर्कमस्क्राइबिंग को भूल जाओ, कवरिंग कर लो, कवरिंग। अब क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल कवरिंग द सर्किल, इसका मतलब सर्किल के कवर कर रहा है क्वाड्रिलेटरल, सर्किल को कवर कर, टच करता हुआ जा रहा है, राइट, ठीक। बच्चे क्या करते हैं, सर्किल बनाया, अंदर क्वाड्रिलेटरल बना दिया, बिल्कुल भी नहीं। सर्कमस्क्राइबिंग, कवरिंग द सर्किल। तो अगर कवरिंग वर्ड आप
ले लोगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा और आप मिस्टेक भी नहीं करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन देखो बेटा, यहाँ पर फिर पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? क्योंकि यहाँ पर ये एंगल 90 है, जहां भी एंगल राइट ट्रायंगल आ जाए, एंगल आपका 90 डिग्री आ जाए, तो आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट जरूर याद करनी है। ठीक है, उससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक, यस, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस। ठीक, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, सर्किल एरिया पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क, दिस लेंथ ऑफ आर्क, यस, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, सेक्टर एरिया मतलब क्वेश्चन पढ़ के ये भी समझ में आना चाहिए कि आपसे कौन सा एरिया, ये एरिया पूछा है, अब आपको ये नहीं पता ये सेक्टर है कि सेगमेंट है, दिस इज सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर एरिया का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, थीटा वही होना चाहिए जैसे माइनर सेक्टर का निकालना तो माइनर सेक्टर का एंगल होना चाहिए, और अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना तो मेजर सेक्टर का एंगल ले लो। क्या करना है? 360 में से माइनस करना है। ठीक है, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला A = हाफ LR, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब होगा क्या? A, L और R में से कोई दो वैल्यू गिवन होगी और तीसरी पूछी जाएगी। अब जिसको ये फॉर्मूला नहीं याद होगा वो क्या करेगा? वो इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से एक पेज का क्वेश्चन सॉल्व करेगा, और जिसको ये फॉर्मूला याद है वो एक लाइन में सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो ध्यान से करना है और ये फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेगमेंट एरिया, यस, दिस इज सेगमेंट। माइनर सेगमेंट लेस देन हाफ, मेजर सेगमेंट मोर देन हाफ। तो माइनर सेगमेंट का एरिया होता है दिस वन, सेक्टर एरिया में से ट्रायंगल एरिया माइनस कर दो। सेक्टर एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर अभी करा, माइनस ट्रायंगल एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आई बात समझ में? कोई सा भी ट्रायंगल हो, सबका लिए यही फॉर्मूला। ठीक, अब कई बार क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दे दी जाती है 120। ठीक है, 120। तो अब 120 आपके सिलेबस में है नहीं, तो याद कर लो 120 साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। आपसे पूछा जा रहा है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि वो जो एरिया स्वेप्ट होगा वो सेक्टर होगा कि सेगमेंट होगा? सेक्टर। उसका रेडियस कितना होगा? जो लेंथ ऑफ हैंड, आर हैंड है तो आर हैंड, मिनट हैंड है तो मिनट हैंड। ठीक है, अब मेन चीज आता है एंगल। अब समझना 60 मिनट में कितना एंगल स्वेप्ट होगा? 60 मिनट में पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। कितना एंगल स्वेप्ट हुआ? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना होगा? यस, 360/60 में 6 डिग्री निकाल लेंगे आप। 5 मिनट कहा जा रहा है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका आर हैंड के साथ भी आ सकता है। अब आर हैंड पूरा राउंड लेने में कितना टाइम लेती है? यस, 12 आवर्स। ठीक है, तो 12 आवर्स में वो कितना डिग्री रोटेट हो रहा है? 360। तो 1 आवर में कितना होगा? 360/12 कितना आया? 30 डिग्री। 1 आवर का मतलब कितना? ये 60 मिनट में आया। ठीक है, अगर इसका भी मुझसे 1 मिनट का पूछ ले, 1 मिनट का, तो क्या करेंगे? इसको फिर से 60 से डिवाइड कर देंगे। कितना आया? हाफ डिग्री। आर हैंड 1 आवर में कितना डिग्री रोटेट करेगी? 30 डिग्री। और 1 मिनट में कितना करेगी? हाफ डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के समझ के तब करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सरफेस एरिया वॉल्यूम कन्वर्जन फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक मैं बताती हूँ। कल हम दोनों मिलेंगे डिग्री कॉलेज में, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, लीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे तो क्या? फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं मल्टीप्लाई, बैकवर्ड मूव कर रहे हैं डिवाइड।
सपोज मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड किससे, 10 10 10 1000 से। तो ये कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए। फिर कुछ फॉर्मूले, वैसे तो देखो ये सारे फॉर्मूले मैंने नोट करे हैं, लेकिन जो आपको सबसे ज़्यादा यूज में आएंगे वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं। क्यूबॉइड का TSA, 2s LB प्लस BH प्लस HL, वॉल्यूम LBH, क्यूब 6a स्क्वायर, राइट। सिलेंडर 2 पाई आर एच, इसका CSA होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला में गड़बड़ मत करना, फॉर्मूले बहुत अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। इस चार्ट को बनाकर जहां सबसे ज्यादा बैठते हो पढ़ते हो वहां पर पेस्ट कर लो, रोज देखो, बार बार फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक, कौन के लिए पाई आर एल, अब देखो फिर आ गया क्या कॉन्सेप्ट, पाइथागोरन ट्रिपलेट। यस, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर हेमिस्फीयर का निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का CSA होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 10th में आपके पास कॉम्बिनेशंस आते हैं, है ना। कोन इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक तो सरफेस एरिया और दूसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल, कैविटी कर दी गई, वॉल्यूम माइनस कर दो, उसके ऊपर कोई और चीज रख दी गई तो प्लस कर दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। गड़बड़ कहाँ करते हो आप लोग, सरफेस एरिया में। क्या भाई, अगर कैविटी कर दी गई है तो क्या करते हैं बच्चे, उसका CSA भी माइनस कर देते हैं। समझो, आपको सरफेस एरिया निकालना है, आपको ये समझना है कौन कौन से सरफेस दिखाई दे रहे हैं, उन सारे सरफेसेस के एरिया का सम करना है। हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा है तो कौन कौन से सरफेस दिखाई दे रहे हैं, इसका CSA हेमिस्फीयर का और कोन का CSA, तो उन दोनों को प्लस करोगे। एक सिलेंडर है, उसमें कोनिकल कैविटी कर दी गई ऑफ सेम रेडियस एंड सेम हाइट, कौन कौन से सरफेस दिखाई दे रहे हैं, एक तो बेस एरिया दिखाई देगा, एक उसका CSA दिखाई देगा, और भाई एक कोन का भी CSA दिखाई देगा अगर आप टॉप से देखोगे। बात समझ में आई। तो इन सारे सरफेसेस को ऐड करोगे, लेकिन अगर वॉल्यूम पूछा जाता है इसमें तो सिलेंडर वॉल्यूम में से कोन वॉल्यूम माइनस कर देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो टोटल सरफेस एरिया में आप चेक करेंगे कि आपको कौन कौन से सरफेस दिखाई दे रहे हैं, उन सबको ऐड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, स्टैटिस्टिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स है, आना ही है। ठीक है, मीन मीडियन मोड, 3 फॉर्मूले हैं बच्चे। एक्चुअली मीन में वैसे 2-3 मेथड है, लेकिन बच्चे इस स्टेप डेविएशन मेथड से घबराते हैं। कुछ नहीं है, सबसे सिंपल, बस एक कॉलम बढ़ जाता है ना तो बच्चों को लगता है बस वो डायरेक्ट मेथड ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कर दे, लेकिन इससे कैलकुलेशन बढ़ जाती है, टाइम ज़्यादा लगता है। आप स्टेप डेविएशन मेथड करो, पूरे तीनों मेथड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप वीडियोस में देखो, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन है। फिर भी मैं कह रही हूँ अगर कुछ भी डाउट है, कुछ समझना है तो आप मेरे को मैसेज करो। मैंने आपको बताया व्हाट्सएप ग्रुप चैनल है स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम, उसमें आप मेरे को ज्वाइन करो, उसमें आप व्हाट्सएप करके मुझे बताओ क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई क्वेश्चन समझना है, टॉपिक समझना है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। राइट, आगे एम्पायर का फॉर्मूला, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, MCQ का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, आगे समझना। अच्छा, इसमें मीडियन में डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आएगा। ठीक है, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आता है विच कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1। 0 किसकी होती है, इम्पॉसिबल इवेंट, एंड 1 श्योर इवेंट, 100% श्योर है, होनी ही है। सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट, यस श्योर इवेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोबेबिलिटी 1। ओके, नेक्स्ट, हाँ, अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है और ना होने की पूछिए, या उल्टा ना होने की गिवन है होने की पूछिए,
क्या करोगे, 1 में से माइनस, सिंपल सा लॉजिक। ठीक, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कार्ड्स पर बेस्ड, ठीक है। इसको भी मैंने एक वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया है, सारा कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, आप यहाँ पिक्चर से भी देख सकते हो। ठीक, कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स, दे आर 4 सूट्स, क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड। क्लब एंड स्पेड्स आर ऑफ ब्लैक कलर, हार्ट एंड डायमंड आर ऑफ रेड कलर, and in each suit there are 13 cards, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, A, 1 नहीं, A for ace, J for jack, Q for queen, K for king। ठीक है, वो अपना हुकुम पान चिड़ी ईट मत यूज करना, ठीक है, ये वर्ड्स याद करो, राइट। ये आपको हुकुम पान चिड़ी ईट नहीं मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है, तो इनको याद करो। डायमंड क्या होता है, किंग क्वीन क्या, ठीक। आगे इनमें पिक्चर्स होती है तो उनको फेस कार्ड्स बोलते हैं। अब एक सूट का याद कर लो, बस एक सूट का याद कर लो। एक सूट में कितने फेस कार्ड्स, 3, एस 1, ठीक है। अब अगर आपसे रेड या ब्लैक पूछा जाए तो आप डबल कर दो, ठीक है। और अगर आपका टोटल पूछा जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, तो क्या करोगे, 4 टाइम्स कर दो, सिंपल सा लॉजिक, क्योंकि 4 सूट्स हैं। ठीक, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं, यस बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है, फटाफट कवर करते हैं इसको। 3 कॉइन को एक साथ टॉस करें या एक कॉइन को 3 बार टॉस करें, दोनों के आउटकम सेम होते हैं, ठीक है। समझना, अगर आप 1 कॉइन को टॉस करते हैं, 1 कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास क्या आता है, हेड और टेल। लेकिन अगर 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या आउटकम आएंगे, हेड और टेल को 2 बार लिखो, आधों के साथ H लगा दो, आधों के साथ T लगा दो, यू विल गेट द आउटकम। अब मेरे को 3 के आउटकम निकालने हैं, क्या करो, टेक्निक समझना। आप 2 वालों को 2 बार लिखो, 2 के आउटकम्स को 2 बार लिखो और आधों के साथ हेड लगा दो और आधों के साथ टेल लगा दो, आपके पास टोटल आउटकम्स आ गए। समझ में आई बात, ना सोचने में टाइम वेस्ट हुआ, ना ही आपको ज्यादा टाइम लगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। यस, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस, बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं इसका सैंपल स्पेस लिखने में, कुछ नहीं, 6 टाइम्स, 1 1 1 1 1 1, 2 2 2 2 2 2 3 3, फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, 4 4 4 5 6, ठीक है। फिर ऐसे वर्टिकली आ जाओ, 1 1 1 2 2 2 2, फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, हर क्वेश्चन से टाइम सेव करना है बेटा। 4 4 4, ठीक, 5 5 5 6, राइट। तो इस तरह से आपने फटाफट लिखा, जो क्वेश्चन पूछा जाए आंसर दे दो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है एटलीस्ट और एटमोस्ट। जैसे अभी हमने कॉइन्स के केस में क्या था, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है, 2 हेड्स एंड मोर, सारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, ठीक। एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब 2 हेड एंड लेस, मोस्ट में लेस वैल्यू एंड दैट वैल्यू, लीस्ट में दैट वैल्यू एंड मोर वैल्यू, उल्टा होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक, लीप ईयर में संडेज या कोई भी डे पूछ लेते हैं, ठीक है। इसकी वीडियो भी पूरा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करा है, आप जाओ देखो, समझो, इनके आंसर्स याद कर लो, ठीक है। एमसीक्यू के लिए, अगर एमसीक्यू में तो फटाफट लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, कोई भी डे पूछ लिया जाए, अगर नॉन लीप ईयर है तो 53 आने की प्रोबेबिलिटी 1/7, और ये सब कुछ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, उसमें बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। अब आपको क्या करना है, इन नोट्स की PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, सेम नेम से मेरा अकाउंट है, स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम।
मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूँगी, तो इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकालो। जहाँ जहाँ मिस्टेक करते हो वो पॉइंट्स अब नोट करो, ठीक है, इसको और अपडेट करते रहो, राइट। और अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं, उनको शेयर करो ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिले, राइट। और अगर इस वीडियो की वजह से अगर आपके कुछ भी मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो मेरे लिए ये बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा। और क्या बोलना है, तो अच्छे से मेहनत करो, बढ़िया नंबर लेके आओ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।